हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फंडामेंटल राइट्स के क्लास नंबर 5 में। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पर राइट टू फ्रीडम डिस्कस कर रहे थे अभी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी जो हम लोग राइट टू फ्रीडम कर रहे थे और पिछले क्लास में जो हम लोग यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज के क्लास में जो हम लोग ये 4 आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो ये जो आपको प्रोटेक्शन देता है इफ़ यू हैव कमिटेड एनी क्राइम्स, तो उसके खिलाफ जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ये आर्टिकल नंबर 20 में है। ओके, 21 में जो है आपका क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन मिलता है। 21A आपका राइट टू एजुकेशन है और 22 आपका क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो सभी आर्टिकल्स को जो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अच्छे से यहाँ पर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ओके, तो अब देखिए कि ये जो आर्टिकल नंबर 20 है ये आपको क्या कहता है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, ये जो है एक्यूज्ड पर्सन को जो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, जो इसने क्राइम किया है उसको जो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है, तो आर्बिट्री पनिशमेंट से। ठीक है, मनमानी सज़ा से जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है जो आपका क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉस। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि आपने आज कोई क्राइम किया और वो जो है अभी उसके खिलाफ कोई भी सज़ा नहीं, मतलब उसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता है और उससे जो है 10 साल के बाद या 2 साल के बाद मान लीजिए कि उस पे जो है कोई लॉ आ गया। ठीक है, और उसको जो है क्राइम के कैटेगरी में डाल दिया गया, तो अब जो है उस समय आपको जो है आप पे चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है उस चीज़ से। फर्स्ट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आपको आप ही के खिलाफ जो है गवाह यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिसके खिलाफ जो है आपको प्रोटेक्शन मिलता है और ये जो है आपका अवेलेबल टू सिटीजन्स। ठीक है, नागरिक को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल है और लीगल पर्सन। ठीक है, जो कि आपका कंपनीज होता है या फिर कॉर्पोरेशन होता है, उनको भी जो है ये राइट अवेलेबल है। अब देखिए, इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस। ठीक है, इसमें जो है 3 प्रोविज़न दिए गए हैं। पहला है नो एक्स फैक्टो लॉ। ठीक है, दूसरा है आपका नो डबल जियोपार्डी और तीसरा है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नो एक्स फैक्टो लॉ आपका क्या कहता है, यू कैन नॉट बी पनिश्ड टुडे फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन यू कमिटेड इट। ठीक है, तो आपको वो जो है आज अभी सज़ा नहीं मिल सकता है उस काम के लिए जो आपने तब किया था, तब उसको जो है क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता था। मतलब मान लीजिए कि अभी जो है, मान लीजिए आपका जनवरी चल रहा है। ठीक है, जनवरी 2026 अभी चल रहा है और आपने जो है 1 साल पहले, ठीक है, मान लीजिए 1 साल पहले 2025 में जो है आपने कोई काम किया जिसको उस समय जो है क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता था। ठीक है, आपने जनवरी 2025 में जो है कोई ऐसा काम किया जिसको उस समय जो है क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता था। बट क्या हुआ कि सितंबर या नवंबर में मान लीजिए कि उस पर जो है कोई लॉ बन गया और अब जो है उस चीज़ को वहाँ पर क्राइम बना दिया गया है। ठीक है, तो और उसके खिलाफ जो है कुछ सज़ा पनिशमेंट आपका जो है लॉ में आ गया है। तो अब जो है आपको यहाँ पर जनवरी 26 में जो है आपको यहाँ पर उस काम के लिए आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है जिसको आपने पिछले साल जनवरी 2026 में किया था, सॉरी 2025 में किया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके क्राइम करने के मतलब आपके उस काम को करने के बाद जो है आपका वो लॉ बना, वो चीज़ जो है क्राइम के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो उस पर जो है आपको यहाँ पर उस पर सज़ा नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने क्राइम किया और उससे पहले जो है उसके लिए उसको जो है क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया था, तो अब जो है उस समय जो है आपको सज़ा मिल सकता है। लेकिन आपके क्राइम करने वक्त अगर वो चीज़ जो है उस पर जो है कोई भी पनिशमेंट नहीं है, उसको जो है क्राइम के कैटेगरी में नहीं डाला गया है, तो वो जो है आपको वहाँ पर पनिशमेंट आगे चल करके नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको बताता है कौन, नो एक्स फैक्टर लॉ। दूसरा आपका क्या है, नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि एक क्राइम के लिए जो है आपको 2 बार सज़ा यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसके लिए जो है आपको बस एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, उसके बाद जो है बार बार यहाँ पर सज़ा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो जो है आपका डबल जियोपार्डी होता है। तीसरा क्या है आपका, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये वही कि आपको जो है यहाँ पर अपने ही खिलाफ जो है विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है तीनों, इसको जो हम लोग यहाँ पर पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका नो एक्सपेक्ट लॉ। ठीक है, नो पनिशमेंट फॉर एन एक्ट विच वाज नॉट अ ऑफेंस व्हेन कमिटेड। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा उस काम के लिए जो कि जब आप कर रहे थे तब वो जो है वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड, मतलब जब आप उस काम को कर रहे थे तब वो क्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो ग्रेटर पेनल्टी डेट वाज एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, मान लीजिए कि जब आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो उस समय मान लीजिए कि उस समय जो है आपको फ़ाइन था 1 लाख। ठीक है, कितना फ़ाइन था, 1 लाख। ओके, तो उस समय जो है आपको यहाँ पर 1 लाख का फ़ाइन था। ठीक है, आपने जो क्राइम किया उसके लिए, और उसके बाद जो है अब जो है नया कानून में क्या कर दिया गया, उसको 5 लाख कर दिया गया। ठीक है, पहले जब आपने किया तब था 1 लाख और अब जो है उसको कितना कर दिया गया, 5 लाख। तो आपके करने वक्त जितना आपका फ़ाइन उस समय बन रहा है उतना ही जो आपसे फ़ाइन लिया जाएगा, ना कि 5 लाख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको नो ग्रेटर पेनल्टी डेट
देन व्हाट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, ठीक है। जिस समय आपने उस क्राइम को किया उस समय जितना पेनल्टी था उतना ही जो है आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। अप्लाइज ओनली टू द क्रिमिनल लॉस, ठीक है। ये जो है आपका बस क्रिमिनल लॉस के लिए अवेलेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू सिविल लॉस और टैक्स लॉस, ठीक है। तो ये जो आपका पनिशमेंट है, ठीक है, पेनल्टी वाला, ये जो है बस आपका क्रिमिनल लॉस के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। ये सिविल लॉ या फिर टैक्स लॉ के लिए अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि आपने जो है अगर आप अभी जो है आपने कोई इनकम टैक्स की चोरी की, ठीक है, और उस समय जो है फाइन 1 लाख का था और अब जो है क्या कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया, तो अभी कहीं जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। इसको प्रीवियस डेट में इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सिविल लॉस या फिर टैक्स लॉस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये बस आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो क्रिमिनल लॉस के लिए एप्लीकेबल होगा। ट्रायल अलाउड, पनिशमेंट नॉट अलाउड। अब क्या है कि आपने जब कोई काम किया, ठीक है, उस समय उसको क्राइम नहीं कंसीडर किया जाता था, अब जो है इसको क्राइम कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है आपके ऊपर ट्रायल हो सकता है, ठीक है, आप पे जो है मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन आपको जो है उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉट अवेलेबल इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन और सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें जो है आपको ये काम नहीं करता है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी जो है ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है इसको हम लोग जो है आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। तो एक क्राइम के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है आपको एक से ज़्यादा बार जो है सज़ा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। और ये जो है आपका बस कोर्ट लॉज और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के लिए ही जो है एप्लीकेबल है, ये आपका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या है कि आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, उसके लिए जो आपको कोर्ट ने यहाँ पर सज़ा सुना दिया, ठीक है, तो आपने वो पनिशमेंट काट लिया, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद फिर से जो है कोर्ट आपको यहाँ पर सज़ा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका बस उसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उस कोर्ट के पनिशमेंट के अलावा भी जो है अगर मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंटल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इंटरनल डिपार्टमेंट जो है आपके ऊपर कोई कार्यवाही यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ एप्लीकेबल है, लेकिन आपको जो है कोर्ट यहाँ पर फिर से दोबारा जो है आपको उसी क्राइम के लिए सज़ा नहीं देगा, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब आपको जो है खुद के खिलाफ यहाँ पर जो है सबूत के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। तो आपको खुद के खिलाफ ही विटनेस यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। इंक्लूड्स ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो आपसे आपको खुद के खिलाफ विटनेस तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आपसे जो है ओरल एविडेंस मांगा जा सकता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो है आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका कि इंक्लूड्स ओरल एविडेंस, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर कि और यहाँ पर क्या है इंक्लूड्स ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब आपसे कोई भी ओरल एविडेंस नहीं मांगा जा सकता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है आपसे यहाँ पर नहीं मांगा जा सकता है। ये पुलिस या फिर सीबीआई जो भी जो है आपका केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके ऊपर होता है कि आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करना है गिल्टी, ठीक है। उसके बाद डज नॉट इंक्लूड फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल्स, डीएनए सैंपल्स, स्पेसिफिक सिग्नेचर और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपसे मांगी जा सकती है, ठीक है। आपसे आपका फिंगरप्रिंट मांगा जा सकता है, आपसे आपका ब्लड सैंपल मांगा जा सकता है, ये चीज़ एप्लीकेबल है। इसमें जो है आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि नहीं मैं जो है अपना ब्लड सैंपल नहीं दूंगा, मैं अपना फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा, ये जो है चीज़ें आप यहाँ पर नहीं कर सकते। आपसे ओरल एविडेंस नहीं मांगा जा सकता है और आपसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है आपको यहाँ पर नहीं मांगा जा सकता है, ठीक है। अप्लाइज ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये भी जो है बस आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल नंबर 21 में। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। किसी को भी जो है यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई ऐसा इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लॉ इस्टेब्लिश है उसी पर ही जो है आपको यहाँ पर आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से जो है वंचित किया जा सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे जो है आपके राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी आपसे छीना जा सके, ठीक है। दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। अब यहाँ पर जो है आपका गोपालन केस एक 1950 में हुआ था, जिसमें जो SC जो आपका सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर आपका वो नैरोअर व्यू लिया था आर्टिकल 21 का। इसमें क्या रखा गया था कि आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है,
तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन जो है आपको किसके खिलाफ दिया था, तो बस एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ यहाँ पर कोई भी जो है आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था, ठीक है। द प्रोसीजर नीड टू बी नॉट टू बी फेयर और रीजनेबल। तो यहाँ पर जो है गोपालन केस में क्या हुआ कि प्रोसीजर जो आपका क्या बोलते हैं, न्याय देने का जो प्रोसीजर है उसको फेयर या रीजनेबल होने का कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं था, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निष्पक्ष या तर्क संगत होने का आवश्यक नहीं माना गया था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर गोपालन केस में देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मेनका गांधी केस हुआ 1978 में, जिसमें आर्टिकल 21 का जो है ब्रॉडर व्यू लिया गया, ठीक है, वाइडर व्यू लिया गया, जिसमें ओवररूल कर दिया गया गोपालन केस के जजमेंट को। और यहाँ पर कहा गया कि जो भी प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है, किसी भी मतलब किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस प्रोसीजर को फेयर, जस्ट और रीजनेबल और नॉन आर्बिट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहीं पर जो है आपका ड्यू प्रोसेस को जो है इंट्रोड्यूस भी किया गया था। ड्यू प्रोसेस वही है कि आपका जो जजमेंट हो वो एकदम फेयर हो, ठीक है, आपका जो ट्रायल हो रहा हो एकदम फेयर हो, जस्ट हो, ठीक है, मतलब जो मोरल ग्राउंड्स है आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट बैठ रहा हो, ठीक है, किसी के साथ कोई भी अन्याय यहाँ पर नहीं हो रहा हो। उसके साथ साथ वो रीजनेबल होना चाहिए और नॉन आर्बिट्री भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, गैर मनमानी यहाँ पर होना चाहिए। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन। तो इसमें जो है गोपालन केस में क्या हो रहा था कि बस जो है आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल रहा था और लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका प्रोसीजर था उसको नॉट टू बी फेयर और रीजनेबल कहा गया था, ठीक है। ये आपका फेयर नहीं भी हो या रीजनेबल नहीं भी हो तभी भी चलेगा, बस यहाँ पर जो आपका लॉ स्टैब्लिश्ड है उसके हिसाब से जो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका लेजिस्लेचर जो है आपका लॉ बना दे उसके हिसाब से जो आपका यहाँ पर प्रोसीडिंग यहाँ पर एकदम चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बस आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ जो यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया था। अब यहाँ पर जो है मेनका गांधी केस में क्या हुआ था कि उसको जो है ओवररूल कर दिया गया और कहा गया कि प्रोसीजर को जो है फेयर, जस्ट, रीजनेबल और नॉन आर्बिट्री होना एकदम ज़रूरी है। और यहाँ पर जिससे जो है आपका ड्यू प्रोसेस का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है मीनिंग ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 कि लाइफ का मतलब क्या है आर्टिकल 21 के अंदर। तो लाइफ मीन्स मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो एनिमल जैसे रहते हैं उससे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर लाइफ का मतलब है, ठीक है। क्या है, तो लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक, कि गरिमा के साथ जीवन जो है आपको जीने का यहाँ पर अधिकार है। मीनिंगफुल एंड कंप्लीट लाइफ, ठीक, आपको जो है अधिकार है कि आप अपना पूरा जीवन आप अच्छे से जिए, ठीक है, और पूरा जीवन जिए, इसका भी जो है आपको यहाँ पर अधिकार है। ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, मानवीय व्यक्तिगत विकास का भी जो है आपको यहाँ पर अधिकार मिलता है कि आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, ये जो है आपका अधिकार है, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंदर में जो है पर्सनल लिबर्टी क्या है, तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा वाइडर है, ठीक है, मतलब पर्सनल लिबर्टी आपका बहुत कुछ है, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, ठीक है, कवर्स ऑल द राइट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इसमें हर वो राइट आता है जो कि आपका एक इंडिविजुअल को फ्री लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, एक लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी जीने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो सारा राइट जो है आपका यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी के अंदर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ केसेस जो है आपको यहाँ पर लिखे गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखे गए हैं कि उनसे जो है आपको यहाँ पर कौन सा राइट यहाँ पर मिलता है, राइट यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंदर में, ठीक है। तो सातवंत सिंह के जो है सातवंत सिंह के केस पे जो हम लोग को यहाँ पर राइट टू ट्रैवल अवार्ड मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो है एमएच हॉस्कोट से जो है आपको यहाँ पर राइट टू फ्री लीगल एड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको केएस पुट्टास्वामी से जो आपको यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी मिलता है। तो यहाँ पर जो है कुछ केसेस हम यहाँ पर लिख दिए पहले से, ठीक, तो उसको जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर में, जो कि आपके लिए एक डिग्निटी फुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बहुत सारे राइट्स देखने को मिलते हैं और हर एक केस जो है आपको एक नया राइट यहाँ पर दे करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स यहाँ पर हम लिख दिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल नंबर 21 राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। ये जो है आपका क्या कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स, ठीक है, इन सच ए मैनर एज स्टेट में डिटरमाइन। तो यहाँ पर जो है आपको कहा जाता है कि स्टेट को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, ठीक है। वो जैसा भी चाहे उसके हिसाब से यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। और इसी के अंडर में जो है इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है कि आपका अधिकार है, ठीक है। अगर आप 14 साल तक के हो या उससे नीचे हो तो आपका ये अधिकार है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का आपको यहाँ पर अधिकार है।
द प्रोविज़न मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो आपका 21A है, इसमें बस आपको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को ही जो है आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिया गया है, ना कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन को। ठीक है, तो उसको जो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन में नहीं रखा गया है। ये जो आपका हायर जो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, बस उसी को जो आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट में रखा गया है। एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, इसको जो है 2002 में जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके जरिए जो आपको यहाँ पर ऐड किया गया है। इसका एम था आपका एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा जो है आपका यहाँ पर एम था। डिस्क्राइब्ड एज द डाउन ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन्स राइट। ठीक है, तो ये जो है आपका नागरिकों के अधिकार के अध्ययन में दूसरी क्रांति का शुरुआत। ठीक है, सॉरी, अध्याय में जो आपका यहाँ पर दूसरी क्रांति का यहाँ पर शुरुआत था। ठीक है, इसको जो है यहाँ पर इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो आपका अभी जो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये जो है आपका पहले डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 45। तो 86 से क्या कर दिया गया कि जो आपका 45 में था उसको जो है आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और डीपीएसपी में जो आर्टिकल 45 है, उसमें क्या कर दिया गया कि 6 ईयर्स से नीचे वाले बच्चे को जो है अर्ली केयर यहाँ पर प्रोवाइड करना ज़रूरी हो गया। ठीक है, वो एक्चुअली डीपीएसपी में यहाँ पर डाल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 केस निकल करके आता है। पहला तो है आपका यहाँ पर उनी कृष्णन केस। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 1993 में हुआ, और दूसरा है जो मोहिनी जैन केस 1992 में हुआ। ठीक है, तो ये जो मोहिनी जैन केस है, इसमें जो है टू एक्सटेंट दैट इट हैड रिकॉग्नाइज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इसमें जो है क्या कहा गया, इस केस के बाद जो है यहाँ पर मान लिया गया था कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वो जो है आपका हायर एजुकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और सभी लेवल के लिए जो एजुकेशन के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन उसी के बाद 1993 में जो है आपका यूनी कृष्णन केस में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये बस प्राइमरी एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल है अप टू 14 ईयर्स। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है, बस वही आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ना कि आपका हायर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन बियॉन्ड द 14 ईयर्स इज नॉट अ बेसिक राइट एंड डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स इकोनॉमी कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट के इकोनॉमी और कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो जो है आपके हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड करना वो चाहता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आपका बेसिक एजुकेशन, जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो जो आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। ठीक है, और कब बनाया जाता है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ओके, अब जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेंड। ठीक है, अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ हो या फिर डिटेंड हुआ हो, तो उसके खिलाफ जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। 2 टाइप का यहाँ पर डिटेंशन होता है। पहला तो आपका होता है प्यूनिटिव और दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है कि आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया, उसके बाद आपको डिटेन किया जा रहा है, तो वो होता है आपका यहाँ पर प्यूनिटिव। ठीक है, आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। तो ट्रायल चल रहा है या फिर ट्रायल हो गया और उसके बाद जो आप कन्विक्टेड पाए गए और उसके बाद जो आपको पनिशमेंट मिल रहा हो, ठीक है, तो वो सब आपका किस में आ रहा है, यहाँ पर प्यूनिटिव में आ रहा है। प्रिवेंटिव आपका होता है कि किसी क्राइम को करने से पहले ही जो आपको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया हो। ठीक है, बिफोर ऑफेंस बेस्ड ऑन द सस्पिशन प्रिवेंट फ्यूचर हार्म। ठीक है, किसी मतलब सस्पिशन पे जो आपको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया हो ताकि आप जो वहाँ पर क्राइम ना कर सके। ठीक है, तो ये आपका अंडर आता है किसके, प्रिवेंटिव डिटेंशन के। अब ऑर्डिनरी अरेस्ट, जो कि आपका वही प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। ठीक है, तो राइट्स इंक्लूड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि आपको अरेस्ट कर लिया गया हो, आपने कोई क्राइम किया हो और आपको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया हो, तो आपको यहाँ पर क्या क्या राइट मिले हुए हैं उसको आप यहाँ पर देख लीजिए कि इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर पूछ सकते हो कि आपको यहाँ पर किस ग्राउंड पर जो है किस गुनाह के खिलाफ जो आपको यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा हो। उसके साथ साथ राइट टू लॉयर। ठीक है, आपको यहाँ पर अधिकार होता है कि आप जो है एक लॉयर हायर कर सको जो कि आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो आपको यहाँ पर 24 घंटे के अंदर में जो है आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना यहाँ पर जरूरी है। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बिना 24 घंटे से ज़्यादा जो आपको यहाँ पर डिटेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू द एनिमी एलियंस। ठीक है, अगर कोई दुश्मन देश का नागरिक है तो उस पर जो है आपको ये आर्टिकल अवेलेबल नहीं होता, ये रूल अवेलेबल नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केस, उसमें भी अवेलेबल नहीं होता है। सिविल अरेस्ट में भी अवेलेबल नहीं होता है। और कोर्ट ऑर्डर, मतलब कोर्ट के आदेश पर अगर कोई अरेस्ट हुआ हो तो उस पर भी जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। या फिर टैक्स रिकवरी अरेस्ट में भी जो आपको यहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सब नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेबल होता है कि आपको जो है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको जानना का अधिकार होता है, राइट टू लॉयर का आपको अधिकार होता है, और बाकी का जो है यहाँ पर ये जो है आपका 24 आवर्स के वाला वो सब चीज़ जो है आपको एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, ठीक है। यहाँ पर सिटीजन्स या फिर फॉरेनर्स दोनों के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेबल रहता है। प्रोटेक्शन अवेलेबल, डिटेंशन डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स, ठीक है। अगर डिटेंशन आपको डिटेन किया गया हो, ठीक है, और ये जो प्रिवेंटिव होता है आपका कोई क्राइम करने से पहले ही जो आपको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता हो किसी सस्पेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो इस पे जो है आपको यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 3 महीना के बाद अगर डिटेन रखना है, ठीक है, तो उसके लिए जो आपको यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड का जो यहाँ पर अप्रूवल यहाँ पर लेना जरूरी होता है। एडवाइजरी बोर्ड में जो आपको यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो उनका अप्रूवल यहाँ पर लेना जरूरी होता है अगर 3 महीने से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर डिटेन रखना है तो, ठीक है। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, किस बिना पे जो आपको डिटेन किया जा रहा है उसको यहाँ पर बताना जरूरी होता है। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, वही आपका लॉयर रखने का अधिकार और खुद को रिप्रेजेंट करने का अधिकार जो आपको यहाँ पर रहेगा, ओके। पार्लियामेंट में डिसाइड मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड, ठीक है। पार्लियामेंट के पास यहाँ पर पावर है कि डिटेंशन का पीरियड यहाँ पर कितना रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सर्कमस्टांसिस फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन, किस सर्कमस्टांस में जो है डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है। एडवाइजरी बोर्ड प्रोसीजर, यहाँ पर क्या होगा कि एडवाइजरी बोर्ड में जो है यहाँ पर कौन कौन रह सकते हैं या फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा सिलेक्शन का, वो सब जो है आपको यहाँ पर पार्लियामेंट देखता है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट रिड्यूस द पीरियड टू टू मंथ्स, ठीक है। अभी जो आपका 3 महीने वाला है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया था कि इसको 2 महीने का कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है आपको यहाँ पर वो फोर्स में नहीं आया है, ठीक है। तो अभी तक आपका क्या चल रहा है, 3 महीने का चल रहा है। एक्चुअली 44 से आपको वो 2 महीना का कर दिया गया है, लेकिन उसको अभी तक जो है फोर्स में नहीं लाया गया, मतलब उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो अभी तक जो आपका डिटेंशन का टाइम पीरियड है वो आपका कितना है, तो 3 महीने का ही। और इंडिया, ठीक है, इंडिया ही जो है आपका एक ऐसा कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रावधान जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इवन आपको यूएस में भी नहीं देखने को मिलता है और ब्रिटेन में भी आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस एक इंडिया ही है जिसमें जो आपको यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कि आपको अरेस्ट पहले कर लिया गया हो ताकि आप कोई क्राइम ना कर सके या फिर कोई सस्पिशन हो, उसके बिना पे जो आपको यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखेंगे और इस क्लास का जो टेलीग्राम आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाइए और पीडीएफ को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और सारा जो है एक बार खुद से फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा और कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिए कि आपको यहाँ पर किस में जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है टेलीग्राम पर जा करके भी जो है यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में।